नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। भारत ने तालिबान के साथ बातचीत में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और उनकी शीघ्र वापसी पर चर्चा की। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के लिए नई केंद्रीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत व्यावसायिक इकाइयों के पंजीकरण के लिए वेब पोर्टल का शुभारंभ किया। 50,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की उम्मीद। कोविड महामारी में कमी के बाद वापसी करते हुए वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद में 20% से अधिक का उछाल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार देश में कोविड टीकाकरण में तेजी लाने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत एक दिन में सर्वाधिक 1,09,00,000 टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.53% हुई। बिहार और असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के मुख्यमंत्री से बातचीत की। बिहार के मुख्यमंत्री ने नुकसान के आकलन के लिए हवाई सर्वेक्षण किया। टोक्यो पैरालंपिक खेलों में ऊंची कूद में मरियप्पन थंगावेलु ने रजत और शरद कुमार ने कांस्य पदक जीता। भारत ने अब तक 10 पदक जीते। समाचार संध्या में अलका सिंह के साथ मैं लवली निगम। देश में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। देश के 75वें स्वाधीनता समारोह के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर सरकार अनेक कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। इसे जन उत्सव के रूप में मनाने के लिए आकाशवाणी समाचार ने अपने श्रोताओं के लिए स्वाधीनता संग्राम और इसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष क्विज शुरू किया है। 16 अगस्त से शुरू हुआ ये क्विज अगले साल 15 अगस्त तक चलेगा। प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में श्रोताओं से एक प्रश्न पूछा जा रहा है और उत्तर देने वाले भाग्यशाली विजेता को पुरस्कृत किया जा रहा है। अमृत महोत्सव क्विज में इंडिया पोस्ट आकाशवाणी का साझेदार है। कल का प्रश्न था, ब्रिटिश सरकार द्वारा 1919 में बनाया गया कौन सा अधिनियम काला कानून के नाम से जाना जाता था? प्रश्न का सही उत्तर है रॉलेट एक्ट। इसे 10 मार्च 1919 को तत्कालीन ब्रिटिश वायसराय सिडनी रॉलेट ने पारित किया था। ये अधिनियम ब्रिटिश सरकार को लोगों को गिरफ्तार करने और बिना मुकदमे के 2 साल तक जेल में रखने का अधिकार देता था। आकाशवाणी समाचार को विश्व भर के श्रोताओं से प्रश्नों के जवाब मिले हैं। हमारी आज की भाग्यशाली विजेता हैं हैदराबाद तेलंगाना की श्यामला अप्पा जी। मेरा नाम श्यामला अप्पा जी है। मैं हैदराबाद तेलंगाना से बोल रही हूँ। मुझे अमृत महोत्सव क्विज का विजेता बनने पर बहुत खुशी हो गई और मैं आकाशवाणी समाचार को धन्यवाद देती हूँ। देश के आजादी की तेलंगाना का बहुत योगदान था। मैं सभी देशवासियों से निवेदन करती हूँ कि वो स्वतंत्रता की 75 वर्ष को उत्सव से मनाई जाए। जय हिंद। हमारा आज का प्रश्न है, किस स्वतंत्रता सेनानी ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? प्रश्न एक बार फिर सुन लें, किस स्वतंत्रता सेनानी ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? श्रोता अपने जवाब अमृत महोत्सव quiz@gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं। श्रोता अपने जवाब हमारे व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर एक बार फिर सुन लें, 8826546262। एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता के रूप में चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में विजेता के नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और एक सांकेतिक पुरस्कार दिया जाएगा। और अब समाचार विस्तार से।
कतर में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने आज दोहा में तालिबान के राजनीतिक कार्यालय के प्रमुख मोहम्मद अब्बास स्टनिकजई से मुलाकात की। तालिबान की ओर से अनुरोध पर दोहा में भारतीय दूतावास में ये बैठक हुई। विदेश मंत्रालय ने बताया कि अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों की सुरक्षा और शीघ्र वापसी पर बातचीत केंद्रित रही। मंत्रालय ने कहा कि भारत आने के इच्छुक अफगानी नागरिक, विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों के मुद्दे पर भी चर्चा की गई। दीपक मित्तल ने भारत की इस चिंता का उल्लेख किया कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत विरोध गतिविधियों और किसी भी तरह के आतंकवाद के लिए नहीं किया जाना चाहिए। तालिबानी प्रतिनिधि ने भारतीय राजदूत को भरोसा दिलाया कि इन मुद्दों पर अनुकूल दृष्टिकोण से विचार किया जाएगा। भारत ने आज कहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अफगानिस्तान पर पारित प्रस्ताव से काबुल हवाई अड्डे सहित अफगानिस्तान से यात्रा संबंधी भारत की चिंताएं दूर होंगी। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि इनमें अफगानिस्तान में फंसे अफगान नागरिकों और भारत आने के इच्छुक अल्पसंख्यकों सहित भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने में मदद मिलेगी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भारत की अध्यक्षता में आज सवेरे अफगानिस्तान की स्थिति पर प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव से वर्तमान में भारत की प्रमुख चिंताएं दूर होंगी और भारत ने नागरिकों को सुरक्षित निकालने की व्यवस्था सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाई है। प्रस्ताव में मांग की गई है कि अफगान क्षेत्र का इस्तेमाल किसी देश को धमकाने, हमला करने, आतंकवादियों को पनाह देने, उन्हें प्रशिक्षण देने, आतंकी गतिविधियों की योजना बनाने और उन्हें धन मुहैया कराने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। प्रस्ताव में विशेष रूप से लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद जैसे संयुक्त राष्ट्र के संकल्प 1267 के अनुसार नामित व्यक्तियों और संस्थाओं का उल्लेख है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के इस निर्णय का अफगानिस्तान के घटनाक्रम पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान में बने हालात को देखते हुए उच्च स्तरीय समूह का गठन किया है। इसमें विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। सूत्रों ने कहा है कि उच्च स्तरीय समूह पिछले कुछ दिनों से नियमित रूप से बैठक कर रहा है। समूह अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों की सुरक्षित वापसी, अफगानों की यात्रा, विशेष रूप से अल्पसंख्यकों की भारत यात्रा से संबंधित मुद्दों पर विचार करने से जुड़ा है। ये उच्च स्तरीय समूह इस बात पर भी ध्यान रखेगा कि भारत के खिलाफ निर्देशित आतंकवाद के लिए किसी भी तरह से अफगान क्षेत्र का उपयोग न हो। उच्च स्तरीय समूह अफगानिस्तान में जमीनी स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं की निगरानी कर रहा है। इसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा आज सुबह पारित प्रस्ताव भी शामिल है। अमेरिका ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से कल अपने अंतिम सैनिक विमान के रवाना होने के बाद अफगानिस्तान में 20 वर्ष से सैनिक मिशन को समाप्त करने की घोषणा की है। अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल केनेथ मैकेंजी ने बताया कि अमरीका ने 14 अगस्त के बाद 6,000 अमरीकी नागरिकों सहित 79,000 लोगों को काबुल से सुरक्षित निकाला। अमरीका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि अफगानिस्तान में अमरीका के कार्य जारी रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर के लिए नई केंद्रीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत वेब पोर्टल के पंजीकरण का शुभारंभ किया। श्री शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में निवेश और व्यापारिक विकास का नया सवेरा है और आशा है कि यहां अब 50,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश होगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी किए जाने के बाद अब केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर विकास, शांति और समृद्धि के मार्ग पर अग्रसर है। जम्मू कश्मीर विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। धारा 370 और 35 से जाने के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर रोजगारी और खुशहाली की एक नई शुरुआत होगी। ये नई जो औद्योगिक नीति, केंद्रीय क्षेत्र योजना, मुझे पूरा भरोसा है कि अभी बताते थे कि ये 24,000 करोड़ की लाभ इसे उद्योग जगत को मिलेंगे, मगर मैं स्पष्ट करता हूं ये अनुमानित लाभ है। ये बहुत आगे तक जाएगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट बढ़ने वाला है। उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ऑनलाइन पोर्टल की शुरूआत और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं ऐतिहासिक हैं और इस व्यवस्था से व्यापार सुगमता में और सुधार होगा तथा समग्र पारदर्शिता आएगी। उन्होंने कहा कि निवेश की शुरूआत की श्रृंखला शुरू होने से इसके आसपास अनेक गतिविधियां शुरू होंगी और संपूर्ण पारिस्थितिकी का विकास होगा। ये औद्योगिक विकास को ब्लॉक लेवल तक लेकर जाएगी जम्मू कश्मीर में और लाखों लोगों को इसमें काम के अवसर तो मिलेंगे,
पर अन्य अन्य क्षेत्रों में भी बड़ा विकास होगा, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे पशुपालन हो, चाहे मत्स्य का क्षेत्र हो, हैंडीक्राफ्ट टेक्सटाइल्स का क्षेत्र हो, अलग अलग जो वस्तु वहां से देश में और विदेश में जा सकते हैं उसको बल मिलेगा। और ये जो पोर्टल है ये स्कीम को बड़ा इफेक्टिव तरीके से, बड़े अच्छी तरीके से, पारदर्शी तरीके से लोगों को इस स्कीम के साथ जुड़ने को मददगार साबित होगा। इस ऑनलाइन पोर्टल का डिजाइन और विकास योजना का पारदर्शी तरीके से प्रभावी कार्यान्वयन और व्यापार सुगमता के लिए किया गया है। पंजीकरण के आवेदन, दावों की प्रस्तुति और विभाग में इनसे संबंधित प्रक्रिया में कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं होगा। अब तक की सबसे बड़ी औद्योगिक योजना की शुरूआत से जम्मू कश्मीर की वर्तमान औद्योगिक पारिस्थितिकी में बदलाव आएगा। योजना से वर्तमान इकाइयों में पहले से अप्रत्यक्ष रूप से कार्यरत लगभग 35,000 लोगों को रोजगार देने में मदद मिलेगी। वर्तमान वित्त वर्ष की अप्रैल से जून की पहली तिमाही में देश का सकल घरेलू उत्पाद 20.1% के उछाल पर रहा। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वृद्धि के ये अब तक के उच्चतम तिमाही आंकड़े हैं। वर्ष 2011-12 के तय मूल्यों के आधार पर वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही के जीडीपी को 32,38,000 करोड़ रुपए आंका गया है। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में ये आंकड़ा 26,95,000 करोड़ रुपया था। वार्षिक आधार पर ये 20.1% का उछाल है। जीडीपी में ये उच्च वृद्धि कोविड को नियंत्रण में लाने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के बाद अर्थव्यवस्था के खुलने के बीच आई। इसके अतिरिक्त वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में जीडीपी में आई 24.4% की गिरावट से भी निम्न आधार पर प्रभाव जीडीपी के ताजा आंकड़ों पर दिखाई दिया। कोरोना संक्रमण की भयानक दूसरी लहर के बाद विनिर्माण क्षेत्र में आई तीव्र गति के बल पर आर्थिक वृद्धि में पिछले वर्ष की भारी गिरावट की तुलना में मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में महत्वपूर्ण सुधार दर्ज हुआ। मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने कहा है कि पहली त्रैमासिक के लिए सकल घरेलू उत्पाद का डेटा पिछले वर्ष की वी आकार की निश्चित बहाली के सरकार के अनुमान की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि बैंकिंग क्षेत्र ने अब डूबे ऋणों का सामना करने के लिए व्यवस्था विकसित कर ली है। उन्होंने ये भी कहा कि अब आगे मुद्रास्फीति 5 से 6% रहने की आशा है। इस वर्ष जुलाई में 8 मूलभूत ढांचा उद्योगों का उत्पादन वार्षिक आधार पर 9.4% की वृद्धि में रहा। पिछले साल जुलाई में कोविड से जुड़े नियंत्रणों के कारण ये उत्पादन 7.6% की गिरावट में रहा था। आज जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार कच्चे तेल के अलावा सभी क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि दर्ज हुई। महीने दर महीने के आधार पर जून में 1.5% बढ़ने के बाद जुलाई में मूलभूत ढांचा क्षेत्रों के उत्पादन में 5.4% की वृद्धि दर्ज हुई। कोयला, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली उद्योगों में इस वर्ष जुलाई में पिछले वर्ष जुलाई के मुकाबले उत्पादन बढ़ा। गौरतलब है कि इन 8 उद्योगों का औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक में 40.27% योगदान है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार देश में कोविड टीकाकरण बढ़ाने के लिए हर आवश्यक कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि टीकाकरण से देश के लोगों को कोरोना संक्रमण के विभिन्न स्वरूपों के खिलाफ वैज्ञानिक रूप से प्रामाणिक प्रतिरोधक क्षमता प्राप्त होगी। एक वेबिनार में श्रीमती सीतारमण ने कहा कि सरकार महामारी की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर कोविड महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का प्रयास कर रही है। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि सरकार कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए ऋण गारंटी योजना का कार्यान्वयन कर रही है ताकि अस्पताल, बिस्तरों और उपकरणों जैसी सुविधाओं में वृद्धि कर सकें। Loan guarantee scheme is to take care of nearly 70% of the requirement of be ready for a possible third wave. We need to have tier 2, tier 3 towns, municipalities and also some of the rural areas which may have the capacity of some hospital but without them having the right kind of equipments. People in that area will tend to crowd the hospitals in the metropolitan towns. भारत ने एक बार फिर एक दिन में 1 करोड़ टीकाकरण किया है। दूसरी बार एक दिन में भारत ने 1 करोड़ से अधिक टीकाकरण करने का कीर्तिमान बनाया है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि आज शाम तक रिकॉर्ड 1 करोड़ 9 लाख वैक्सीन की खुराक दी गई।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत कोरोना के खिलाफ मजबूती से लड़ रहा है। इस बीच कल 36,275 मरीज स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 97.53% है। अब तक 3,19 लाख से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। देश में कल 30,941 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। रोहन बेटा, जरा दादी की लाठी लाना। अरे मम्मी, आपको दादी की लाठी की क्या जरूरत पड़ गई? क्या हो गया? बेटा, जोड़ों में बहुत दर्द है, चला नहीं जा रहा। अरे मम्मी, आपको तो बुखार है और जोड़ों में दर्द भी। ये तो चिकनगुनिया हो सकता है। जी हाँ, चिकनगुनिया के लक्षण जैसे तेज बुखार, सिर दर्द और जोड़ों में तेज दर्द हो तो निकटतम स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल से संपर्क करें। चिकनगुनिया से न घबराएं, खुद को और अपने परिवार को मच्छरों के काटने से बचाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। भारत ने तालिबान के साथ आधिकारिक बातचीत में अपने नागरिकों की सुरक्षा और उनकी शीघ्र वापसी पर चर्चा की। गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के लिए नई केंद्रीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत व्यावसायिक इकाइयों के पंजीकरण के लिए वेब पोर्टल का शुभारंभ किया। 50,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की उम्मीद। कोविड महामारी में कमी के बाद वापसी करते हुए वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद में 20% से अधिक का उछाल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, सरकार देश में कोविड टीकाकरण में तेजी लाने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत एक दिन में रिकॉर्ड 1,09,00,000 टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.53% हुई। बिहार और असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के मुख्यमंत्री से बातचीत की। बिहार के मुख्यमंत्री ने नुकसान के आकलन के लिए हवाई सर्वेक्षण किया और टोक्यो पैरालंपिक खेलों में ऊंची कूद में मरियप्पन थंगावेलु ने रजत और शरद कुमार ने कांस्य पदक जीता। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज खादी इंडिया क्विज प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। श्री नायडू ने नागरिकों से खादी को राष्ट्रीय वस्त्र के रूप में स्वीकार करने और इसके उपयोग को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने की अपील की। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों के जाने माने लोगों से आगे आने और बड़े पैमाने पर खादी का उपयोग को बढ़ावा देने का आह्वान किया। खादी इंडिया क्विज प्रतियोगिता में सभी से भाग लेने की अपील करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये प्रतियोगिता हमें स्वतंत्रता संग्राम के ऐतिहासिक पलों और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के असीमित योगदान की याद दिलाता है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आकाशवाणी समाचार और इसकी क्षेत्रीय इकाइयां धरोहर, निशान और अपराजिता जैसे विशेष साप्ताहिक कार्यक्रम प्रसारित कर रही हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग एक राष्ट्र का जन्म। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी आपके लिए रोजाना ला रही है इस शानदार संघर्ष की झलक। आज हम बात करेंगे महान लेकिन भूले बिसरे क्रांतिकारी कन्हैयालाल दत्त की। उनका जन्म 31 अगस्त 1888 को अविभाजित बंगाल के चंदननगर में हुआ था।
कन्हैयालाल दत्त राष्ट्रवादी युगांतर समूह से जुड़े थे, जो उस समय भारत की स्वतंत्रता के लिए बंगाल में संचालित 2 मुख्य और भूमिगत क्रांतिकारी संगठनों में से एक था। कन्हैयालाल ने 20 वर्ष की युवावस्था में ही मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए थे। दत्त को मुजफ्फरपुर बम हमले में शामिल होने के कारण अंग्रेजों ने 1908 में गिरफ्तार किया था। उनके साथ कम से कम 40 क्रांतिकारी भी पकड़े गए थे। कुछ महीने बाद दत्त और उनके मित्र सत्येंद्र नाथ बोस को नरेंद्र नाथ गोसाई की हत्या का दोषी ठहराया गया। गोसाई पहले क्रांतिकारी था, लेकिन बाद में वो अंग्रेजों से मिलकर सरकारी गवाह बन गया था। गोसाई की गवाही के कारण ही ब्रिटिश पुलिस ने अनेक स्वाधीनता सेनानियों के नाम आरोप पत्र तैयार किए। इसका बदला लेने के लिए सत्येंद्रनाथ और कन्हैयालाल ने जेल में ही गोसाई को गोली मार दी। नरेंद्र नाथ की हत्या को लेकर जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष कन्हैयालाल ने स्पष्ट बयान दिया। नरेंद्र नाथ की हत्या इसलिए की गई क्योंकि वो गद्दार था। फांसी के एक दिन पहले ब्रिटिश जेल के वार्डन ने कन्हैयालाल को मुस्कुराते देखकर कहा, कल जब फांसी पर लटकाया जाएगा तो तुम्हारी ये मुस्कान गायब हो जाएगी। अगली सुबह भी कन्हैयालाल मुस्कुरा रहे थे। दत्त की निर्भीकता देखकर वार्डन अवाक रह गया। 10 नवंबर 1908 की सुबह कन्हैयालाल को कोलकाता की अलीपुर जेल में फांसी दे दी गई। मोतीलाल के बलिदान के करीब 15 साल बाद मोतीलाल रॉय ने उनकी स्मृति में चंदन नगर कस्बे से बांग्ला भाषा में पुस्तक प्रकाशित की। उस समय चंदन नगर फ्रांस के कब्जे में था, लेकिन अंग्रेजों ने सी कस्टम्स एक्ट 1878 के तहत उस पुस्तक पर प्रतिबंध लगा दिया। इस अधिनियम में ब्रिटिश क्षेत्रों में भेजी जा रही किसी भी आपत्तिजनक सामग्री को प्रतिबंधित करने का प्रावधान था। इस पुस्तक में मोतीलाल ने उन पलों को याद किया था जब उन्होंने अंतिम संस्कार के समय कन्हैयालाल के पार्थिव शरीर के दर्शन किए थे। उन्होंने पुस्तक में लिखा था कि कन्हैयालाल के चेहरे पर योगी जैसी शांति थी और उनके शरीर पर कोई भी ऐसा निशान नहीं था जिससे मृत्यु के समय भय का पता चलता हो। कन्हैयालाल की फांसी की लोगों के बीच खूब चर्चा हुई। देश के लिए अपना जीवन उत्सर्ग करने के कारण वे जनमानस में बस गए। राष्ट्र सेवा के लिए कन्हैयालाल के उत्साह ने बाघा जतिन, रास बिहारी बोस, मास्टरदास सूर्य सेन और उनके समूह के सदस्य सहित अनेक महान बंगाली क्रांतिकारियों के दिलों में आजादी की ज्वाला और तेज कर दी। कन्हैयालाल दत्त जैसे शहीदों के बलिदान और अप्रतिम देश सेवा का भारत सदैव ऋणी रहेगा। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। तीन महिला न्यायाधीशों सहित 9 नए न्यायाधीशों ने आज उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने नई दिल्ली में एक विशेष समारोह में नए न्यायाधीशों को शपथ दिलाई। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने देश के संसदीय लोकतंत्र में विधायिका में बढ़ते व्यवधान और गिरती गुणवत्ता पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने वर्तमान स्थिति में बदलाव के लिए 5000 सांसदों, विधायकों और विधान परिषद के सदस्यों के व्यवहार में अनुकूल परिवर्तन लाने के लिए जन आंदोलन का आह्वान किया। श्री नायडू ने इसे मिशन 5000 का नाम देते हुए जोर देकर कहा कि ऐसा अभियान संसदीय लोकतंत्र की कम होती चमक और अपील को बचाने के लिए आवश्यक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीला भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की 125वीं जयंती के अवसर पर कल शाम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 125 रुपये के विशेष स्मारक सिक्के को जारी करेंगे और लोगों को संबोधित करेंगे। श्रीला भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्थापना की थी, जिसे हरे कृष्ण मूवमेंट के रूप में जाना जाता है। स्वामी जी ने 100 से अधिक मंदिरों का
की स्थापना की और विश्व को भक्ति योग के मार्ग की शिक्षा देने के लिए कई पुस्तकें लिखीं। असम और बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। अरुणाचल प्रदेश और पड़ोसी देश भूटान में लगातार बारिश के कारण असम के 21 जिलों में 3,63,000 से अधिक लोगों पर बाढ़ का असर पड़ा है। केंद्रीय जल आयोग ने बताया कि कई जिलों में जल स्तर खतरे के निशान को पार कर गया है और बारपेटा, धुबरी और कामरूप जिलों में जल स्तर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा से बात कर बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। श्री मोदी ने उन्हें स्थिति से निपटने में केंद्र से हर संभव सहयोग का भरोसा दिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। श्री कुमार ने बाढ़ से उत्पन्न स्थिति का जायजा लेने के लिए बाढ़ प्रभावित दरभंगा और मधुबनी जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया। बाढ़ प्रभावित प्रत्येक परिवार को 6-6 हजार रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। और अब टोक्यो पैरालंपिक की खबरों के साथ हैं खेल डेस्क से नवीन सक्सेना। टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भारत ने आज 7वें दिन 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में भारत के मरियप्पन थंगावेलु ने रजत और शरद कुमार ने कांस्य पदक अपने नाम किया। दोनों ही खिलाड़ियों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इससे पहले आज पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में सिंहराज अदाना ने तीसरा स्थान हासिल कर कांस्य पदक अपने नाम किया। महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल में रूबीना फ्रांसिस को 7वें स्थान से संतोष करना पड़ा। शॉटपुट स्पर्धा में माधवराज भाग्यश्री जाधव भी 7वें स्थान पर रखी। एथलेटिक्स में महिलाओं के 100 मीटर स्पर्धा में सिमरन को 5वें स्थान से संतोष करना पड़ा। टेबल टेनिस की टीम स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में भावेनाबेन हसमुखभाई पटेल और सोनलबेन मनुभाई पटेल की जोड़ी को चीन से हार का सामना करना पड़ा। तीरंदाजी में पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में क्वार्टर फाइनल मुकाबले में राकेश कुमार और चीन के शीन लियांग का मुकाबला रोमांचक रहा, लेकिन भारतीय खिलाड़ी जीत से चूक गए। पदक तालिका में भारत 2 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 10 पदक के साथ तीसरे स्थान पर है। चीन पहले, ब्रिटेन दूसरे और रूस पैरालंपिक कमेटी आरपीसी तीसरे नंबर पर है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने कहा कि पैरालंपिक खिलाड़ियों ने देश को गौरवान्वित करना जारी रखा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी खिलाड़ी कई लोगों को प्रेरित करेंगे। खेल मंत्री ने कहा कि मरियप्पन ने लगातार दूसरे पैरालंपिक्स में पदक जीतकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने कहा कि शरद कुमार ने शानदार प्रदर्शन किया और बेहतरीन जज्बा दिखाया। असम में केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रम जल जीवन मिशन के अंतर्गत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में आज 2 लाख घरों को नल से जल के कनेक्शन दिए गए हैं। राज्य के पंचायत और ग्रामीण विकास, खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री रंजीत कुमार दास ने कहा कि जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रिय परियोजना है और इससे ग्रामीण भारत में 2024 तक सभी घरों में नल के जरिए शुद्ध और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। वित्त मंत्रालय ने ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान देने के लिए 25 राज्यों को 13,385 करोड़ रुपए जारी किए हैं। ये अनुदान 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार जारी हुए हैं। ग्रामीण स्थानीय निकायों को इस वित्त वर्ष में अब तक 25,129 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की जा चुकी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने तालिबान के साथ आधिकारिक बातचीत में अपने नागरिकों की सुरक्षा और उनकी शीघ्र वापसी पर चर्चा की। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के लिए नई केंद्रीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत व्यावसायिक इकाइयों के पंजीकरण के लिए वेब पोर्टल का शुभारंभ किया। 50,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की उम्मीद। कोविड महामारी में कमी के बाद वापसी करते हुए वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद में 20% से अधिक का उछाल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार देश में कोविड टीकाकरण में तेजी लाने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत एक दिन में रिकॉर्ड 1,09,00,000 टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.53% हुई। बिहार और असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के मुख्यमंत्री से बातचीत की। बिहार के मुख्यमंत्री ने नुकसान के आकलन के लिए हवाई सर्वेक्षण किया।
टोक्यो पैरालंपिक खेलों में ऊंची कूद में मरियप्पन थंगावेलु ने रजत और शरद कुमार ने कांस्य पदक जीता। भारत ने अब तक 10 पदक हासिल किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।